हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिर से कुछ 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसमें बीच बीच में कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल रहती हैं, कहीं कहीं पर रहेगा तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। जो याद करने के क्वेश्चंस हैं उनको आप याद कर लेना। पूरी वीडियो देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लगातार ये वीडियो आपको एग्जाम तक इस तरह ही मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में अगर कोई मेरे पीजीटी टीजीटी वाले दोस्त हैं वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ये ऐसा नहीं है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से सवाल वहाँ भी आएंगे क्योंकि सवाल सारा बायोलॉजी का है तो वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो बने रहेगा मेरे साथ और पूरी वीडियो जरूर देखना। तो करते हैं पहले सवाल से शुरू। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोलॉजी का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के कुछ क्वेश्चन। 10-15 क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के रहेंगे, बाकी इकोलॉजी रहेगी। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरू। ये है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है सेकंड चैप्टर जो कि आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का। वहां से पूछा है कि स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियान अनिला कुरुंजी जो आपका कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में जो होता है वो वाला प्लांट, उसमें पूछा है कि वो एक बार फ्लावर देता है कितने साल में। तो ध्यान रखना वो 12 साल में देता है। मोनोकार्पिक प्लांट है, मोनोकार्पिक होता है और पर वो जो है पेरिएनियल होता है, बहुत साल बाद एक बार फ्लावर देता है। फिर लिखा है एक ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, किसकी ओवरी में एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो आपका ये मोनोकोट्स हैं, पैडी राइस, इनकी ओवरी में एक ओव्यूल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द टू एन स्पोरोफाइटिक जनरेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो भैया इनमें से कौन जो है वो आपका स्पोरोफाइटिक टिश्यू नहीं है। तो टू एन यानी डिप्लॉयड नहीं है, सीधा सीधा जो एप्लॉयड होगा वही आंसर होगा। पोलन एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, सो एक्साइन कैरेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर। तो भैया देखो एक्साइन एक कैरेक्टर होगा जिसमें कि कई डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की एक्साइन होती है। तो ये किस बात के लिए फायदेमंद रहेगा? पॉलिनेशन के लिए तो नहीं, फर्टिलाइजेशन के लिए भी नहीं, प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स नहीं। ये आपका टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि भाई इसे देख करके आप पहचान कर सकते हो कि किसका पॉलन ग्रेन है, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए एक पोलन मदर सेल से कितनी मियोसिस कितनी माइटोसिस चाहिए होती है। भाई देखो एक पोलन मदर सेल डिप्लॉयड होती है, एक मियोसिस होगी तो आपके टेट्राड बनेगा। टेट्राड में आपके 4 पोलन ग्रेन होंगे, चारों हैप्लॉइड होंगे। इसके बाद पोलन ग्रेन भी माइक्रोस्पोर बनेंगे, सॉरी वो अलग हो जाएगा। माइक्रोस्कोप में फिर आपका मैच्योर होने के लिए 2 माइटोसिस होंगी, 2 माइटोसिस के बाद वो आपका 3 सेल्ड का पोलन ग्रेन बन जाएगा। तो इसमें आपका आंसर आएगा 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, ऐसा जहाँ होगा वही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रियो सैक होता है, वो आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, थर्ड इसका आंसर होगा। द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म इन कैप्सुला, अगर कैप्सुला पूछ रहे हैं तो ये सीधा सीधा नॉर्मल जो आपकी किताब में चैप्टर है उसी की बात कर रहे हैं। तो एंडोस्पर्म मतलब ये एंजियोस्पर्मिक की पूछ रहे हैं, तो 3N होता है। पेरिस्पर्म इज फाउंड इन, पेरिस्पर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है भाई? पेरिस्पर्म जो है वो आपको एंडोस्पर्मिक सीड ऑफ कैस्टर में देखने को मिलेगा। परसिस्टेंट न्यूसेलस, बची हुई न्यूसेलस को आप पेरिस्पर्म कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ज़्यादा। सम स्पीसीज ऑफ ए एंड बी हैव इवोल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन सी। तो वे कौन से स्पीसीज हैं जो कि आपकी विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनाती हैं? पहली बात तो ये कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनना आपका एपोमिक्सिस कहलाता है। और उसमें आपके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो क्या एग्जाम्पल हैं? वो एग्जाम्पल आपका एस्ट्रेसी और ग्रासिस है। तो इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ही आपका ऑप्शन इसका आंसर होगा, याद कर लेना जरूर जिन्हें याद नहीं होगा। ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्कवर किया था? एनसीईआरटी से बाहर है, ध्यान रखना। सिट्रस में ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था पॉली एम्ब्रियोनी को। ये आपका थोड़ा सा बाहर का सवाल है पर याद कर लेना। इपिकोटाइल हैज ए शूट अपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। ध्यान रखना अगर इसकी जगह पर अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता तो वो रूट कैप के ऊपर की जगह होती यानी कोलियोराइजा होता, और अगर ये होलो फोलियर लीफी स्ट्रक्चर है तो ये कोलियोटाइल होगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें देखना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। वॉयला ऑक्जेलिस कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, 2 तरह के फ्लावर बनाते हैं, सही है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, सही है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर डज नॉट शो एंथेसिस, मतलब उनमें फूल खिलता नहीं है, सही है। टैपेटल सेल डेड होती है, गलत है, ये स्टेटमेंट गलत। तो भाई यहाँ हमारा डी स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो कितने एक गलत हो गया। ठीक है, रॉन्ग पूछा है, ओ करेक्ट पूछा है, तो 3 सही हो गए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लांट आर प्रेजेंट इन क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यार ये आपका इकोलॉजी शुरू हो गई है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी में कौन मिलते हैं भाई? कैसा भी सक्सेशन हो आपका, कहीं से भी शुरू हुआ हो तो वो मीजोफाइटिक पे ही जाएगा। ठीक है, भले ये हाइड्रिक हो, जीरिक हो, कहीं से शुरू हुआ हो जाएगा वो मीजोफाइटिक कंडीशन में ही। नेक्स्ट है पाइनियर स्पीसीज ऑफ लिथोसीड। लिथोसीड में आपका पाइनियर स्पीसीज कौन है? तो आपको पता है सबसे पहले किसी भी चट्टान पर आपके कौन आते हैं?
लाइकेन आते हैं, सबसे पहले कौन आएंगे, लाइकेन्स आते हैं। तो लाइकेन जो है वो आपके पाइनियर्स होते हैं। उसके बाद आपके वहाँ मोसिस आते हैं, वो वहाँ पर सोयल की बाइंडिंग करते हैं, सोयल इरोजन को रोकते हैं, फिर वहाँ नमी बनती है, फिर वहाँ सोयल का फॉर्मेशन होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होता है, डिकम्पोजिशन होता है, 10 चीज़ें होती हैं। नेचुरल प्रोसेस बाय विच डिफरेंट ग्रोथ और कम्युनिटीज कोलोनाइज द सेम एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन अ डिफिनेट सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो यार ये तो सीधा सीधा सवाल है, ये आपको सक्सेशन पूछा गया है। When food is derived by killing the prey, this interaction is called। अगर आप किसी प्रे को किल कर रहे हैं और मार कर खा रहे हैं तो इस तरह का इंट्रैक्शन आपका क्या कहलाता है, प्रेडेशन कहलाता है। जब आप मार के खाते हो तो प्रेडेशन होगा। नेक्स्ट है 17, हाउ मच एनर्जी ऑफ पावर, ओके, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन की कितनी एनर्जी कैप्चर करते हैं प्लांट जीवन के लिए। तो ध्यान रखना 2 से 10%, ये पूछा है लिविंग वर्ल्ड के लिए, तो 2 से 10% होता है, ठीक है, पावर का। और इंसिडेंट का पूछेंगे तो आपका 1 to 5% होगा। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का पूछेंगे तो 1 to 5 होगा। नेक्स्ट है 18वां सवाल, इसको मैच कराना है भाई। मैच में तो आपको पता है म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा हो गया, A का 4 हो गया। कॉमन्सलिज्म में एक का फायदा, एक का कुछ नहीं, B का C है। और C पैरासिटिज्म में भैया दोनों को नुकसान नहीं है, एक को प्लस एक को माइनस है। कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। तो देख लो जो भी बैच करता हो, A का 4 और B का हो गया है 3rd, A का 4 B का 3rd मिल गया है 2 में, और C का 1। तो लास्ट वाला D आपका आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर के सेलेक्टेड स्पीसीज। देखो 2 तरह की स्पीसीज हैं, के सेलेक्टेड होती हैं और एक आर सेलेक्टेड होती हैं। तो के सेलेक्टेड आपकी स्मॉल नंबर होती है प्रोजेनी के, लार्ज साइज होते हैं। इसी के उल्टा अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा आर सेलेक्टेड, वहाँ पर आपके नंबर ज़्यादा होते हैं और साइज छोटा होता है। ये बात मिलती जुलती आपको लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का एक जो है हेडिंग है उसमें पढ़ने को मिलेगी एनसीईआरटी में, पर वहाँ ही बताया नहीं आर सेलेक्टेड के सेलेक्टेड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट, इसमें से कौन जो है वो पैरासाइट की एडेप्टेशन नहीं है। तो भाई पैरासाइट जो है देखो अननेसेसरी सेंस ऑर्गन खो देता है, सही बात है। एडेसिव ऑर्गन बनाता है, सही बात है। वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे भाई इसका क्या करेगा वो, उसे तो पचा पचाया खाना होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 21, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस ऑफ प्रेडेशन। प्रेडेशन के रेफरेंस में कितने जो है स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पढ़ते हैं चलो। पहला स्टेटमेंट है इकोसिस्टम में बिकम अनस्टेबल इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, तो सही बात है भाई। प्रेडेटर कैन बी यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्ट कंट्रोल, सही है बिल्कुल। प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है, ये लिखा हुआ है किताब में। फिटनेस ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड इन प्रेडेशन, तो भाई ये जो है स्टेटमेंट आपका कंपटीशन के लिए रहेगा। तो डी आपका स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो गलत पूछे हैं, सही पूछे हैं, करेक्ट पूछे, तो 3 करेक्ट होंगे, तो आंसर नंबर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लार्ज इकोसिस्टम हैविंग स्पेसिफिक बायोटिक एंड एबायोटिक आर कोल्ड। तो भाई कोई बड़ा इकोसिस्टम है, इसमें जो है स्पेसिफिक बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें मिलती हैं, वो क्या कहलाता है, तो उसको आप बायोम कहते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो ध्यान रखना आपका सबसे जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है वो आपका ओशियन होता है, ठीक है, वहाँ सब कुछ होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा सवाल। एन इकोसिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ, एक इकोसिस्टम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिंग सिस्टम है, किसका, किस किस का बीच में इंटरेक्शन होता है। तो भाई वहाँ आपका इंडिविजुअल के इंटरेक्शन, पॉपुलेशन का, कम्युनिटी एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एंड सोयल। तो यार इसका 3rd आंसर सही बैठ रहा है, कम्युनिटी और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। एजी टेंस लेने में भी बताया था ये। पीछे तो ऑप्शन इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट चुनना है। तो भाई प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी चुनना है। तो भाई ये प्राइमरी में यहाँ पहले है तो सही दिख रहा है, प्राइमरी है। फिश वॉल्फ भी सही है, लायन भी सही है, आगे देखते हैं। बर्ड वॉल्फ गलत हो गया, लायन गलत हो गया, जू प्लैंकटन रैबिट गलत हो गया, तो पहला ही इसका आंसर हो गया, सही है ना, ये वाला। नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम चेंज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो कौन कौन जो है वो जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पर बदलते रहते हैं। डोमिनेंस नहीं बदलती। एनर्जी डोमिनेंस तो बदलती रहती है, के बाद में भी ये तो बदलता रहता है, एक सही रहेगा। एनर्जी यूजेज एफिशिएंसी नहीं। स्पीसीज डाइवर्सिटी बदलती रहती है। वेजिटेशन तो वही रहेगी मे बी। स्ट्रैटिफिकेशन तो बदलता रहेगा। न्यूट्रिएंट कन्वर्जन नहीं। प्रोडक्टिविटी बदलती रहेगी, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन इसका कुछ नहीं होगा ना। तो कितना स्टेटमेंट लग रहा है मुझे, डोमिनेंस, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्ट्रैटिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी, 4 लग रहे हैं मुझे, सही ना। वेजिटेशन भी बदलती रहेगी मे बी। डोमिनेंस किसका रहेगा, डोमिनेंस अगर होगा तो डोमिनेंस तो आज किसी का है कल किसी का होगा, तो ये बदलता रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन में तो ना। 4 ही मुझे सही लग रहे हैं, ठीक है।
आंसर आपका 4 रहेगा। वेजिटेशन में भी वही रहे, ठीक है, मतलब वेजिटेशन मतलब छोटे छोटे प्लांट वगैरह तो रहेंगे ही, है ना। और ट्री वगैरह तो बदल जाएंगे, मतलब बड़े बड़े जो प्लांट होंगे उनके नीचे छोटे छोटे तो रहेंगे ही, है ना। देखते भी हैं, एक बार इसको डाउट में रखता हूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 27, द फंक्शनली इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेचर शोइंग कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये कह रहे भाई आपका जो है एक ऐसी इंडिपेंडेंट यूनिट है नेचर की जहाँ पर आपको एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखने को मिलती है, तो वो इकोसिस्टम आपकी वो यूनिट है। चूज द नंबर ऑफ करेक्ट फीचर एसोसिएटेड विद द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो आप नंबर ऑफ करेक्ट फीचर चुननी है एनर्जी फ्लो के लिए। तो भैया पहला लाइन है एनर्जी फ्लो इज साइक्लिक एंड यूनिडायरेक्शनल। तो भैया ये ही मुझे तो गलत हो गया, साइक्लिक तो नहीं होगा। 20% एनर्जी जीबीपी की लॉस होती है प्रोड्यूसर पर, ये बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम आर नॉट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड लॉ, सही है। जनरली 4 ट्रॉपिक लेवल प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद एनर्जी बचती नहीं है, तो पहला ही गलत है, यानी 3 जो है वो सही है। आंसर होगा आपका 3, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर एरिया। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पूछा है, कुछ नहीं है, स्टैंडिंग क्रॉप इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट का होता तो स्टैंडिंग स्टेट आंसर हो जाता, अगर न्यूट्रिएंट होता तो स्टैंडिंग स्टेट होता। प्लांट आर द एंट्री पॉइंट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्टिविटी दे यूज फॉर देयर ग्रोथ। तो भाई प्लांट जो है वो किसको यूज करते हैं, तो प्लांट तो जीबीपी का यूज करते हैं भाई, पहले वो बनाते हैं और फिर उसी में से यूज करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट, इंसेक्ट, पी, स्नेक, हॉक। तो इंसेक्ट को कौन खाएगा, कोबरा, लायन, फॉक्स, फ्रॉग। फ्रॉग खाएगा भाई, है ना, ये थोड़े आ जाएंगे 3rd लेवल पे। सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल इज, सेकेंडरी कंज्यूमर पे कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर में मैन हो सकता है, लायन तो नहीं होगा, बर्ड हो सकती हैं, फिश हो सकती हैं, वॉल्फ है ही, वो तो एनसीईआरटी में दिया है। जूप्लैंक्टन नहीं, सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं। फाइटोप्लैंक्टन नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या बचा, सेकंड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग चेन, ग्रास, रेट, जिनोप्सिला, यर्सीनिया। तो यार ये तो पैरासाइट की तरफ जा रही है, बड़ों से ग्रास से निकल कर पैरासाइट पे पहुंची है। यर्सीनिया पेस्टिस यानी प्लेग का है, ठीक है। और ये जिनोप्सिला ये भी आपका रेड फ्ली में भी ओरिएंटल रेड फ्ली फैलाती है, ओरिएंटल रेड फ्ली का वो है, ये बुबोनिक प्लेग का मे भी वेक्टर है। तो ये भी पैरासिटिक चेन होगी इसका मतलब ना, तो यह 3rd इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट 34, चूज द करेक्ट मैच फॉर फूड चेन ऑफ ग्रास इकोसिस्टम। तो भाई ग्रास के इकोसिस्टम के लिए आप इसमें से चूज कर लो क्या सही होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अगर आप ये पूछ रहे क्या क्या होगा, अच्छा ठीक है, हमें लगाना है पहले का सी, इस तरह से लगाना है। तो पहला एनर्जी ट्रांसफ़र, तो एनर्जी ट्रांसफ़र तो ग्रास की इकोसिस्टम में भाई नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र थोड़ी कम होगा, वो तो कांस्टेंट रहता है, उतना ही एनर्जी आगे जाती है ना हर एक लेवल पे, 10%। तो फर्स्ट का सी हो गया। बायोटिक पोटेंशियल, तो बायोटिक पोटेंशियल तो घटता है, ठीक है, तो सेकंड का हो गया बी। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का बी। फिर है 3rd, रेस्पिरेटरी कोस्ट, रेस्पिरेटरी कोस्ट बढ़ती है हर एक लेवल पर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन की इंटेंसिटी में भी जो है घटती है। तो हमारा हो गया पहले का सी, दूसरे का बी, और तीसरे का ए, चौथे का बी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो गया ये, ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया 4th, है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स इन प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज अप इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग मेजरमेंट पीरियड इज नोन एज। तो ये कह रही है कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स इन प्रोड्यूसर ने जो फिक्स करी है किसी इकोसिस्टम में, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसे भी मिला करके, जो यूज किया है उसे भी मिला करके, तो यार वो तो ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, ग्रोथ तो मतलब सारा ही है ना फिर मिला जुला करके, ठीक है। नेक्स्ट है ये कुछ चेन बनाई है, T1, T2, T3, T4 ट्रॉपिक लेवल दिखाए और पूछा है कि भैया इसमें बताओ कौन क्या है। जे डिकम्पोजर है, गलत हो गया भाई, जे तो ऊपर है। सी हर्बीवोर है, नहीं, गलत हो गया, तो प्रोड्यूसर हैं। आई इज प्राइमरी कार्निवोर, आई इज प्राइमरी कार्निवोर, ये तो भाई ये सही हो गया, प्राइमरी कार्निवोर ये आई। T3 पे जो होता है वो प्राइमरी कार्निवोर होता है, ये सही है, 3rd आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम नंबर ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज ग्रेटर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर, ओके, एक्वेटिक इकोसिस्टम। और दूसरा है ग्राजिंग फूड चेन आर मेजर क्वांटिटी फॉर द एनर्जी ट्रांसफर। तो ये तो सही हो गया भाई, एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है। डेट्राइटस फूड चेन ज़्यादा चलती है आपकी टेरेस्ट्रियल में, और ग्राजिंग चलती है ज़्यादा आपकी कहाँ, एक्वेटिक में। सेकंड इज द आंसर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर की बात हो रही है, तो जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं तो वो आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी, कंज्यूमर जो बचाएगा आगे के लिए वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है।
द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो रेट ऑफ द प्रोडक्शन पर फोटोसिंथेसिस के टाइम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भाई प्लांट स्पीसीज का तो पड़ता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे किस किस का प्रभाव पड़ता है, उसमें आपका आंसर है ये, प्रेडेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेडेशन का क्या ही प्रभाव पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस अलग चल रही है, प्रेडेशन अलग हो रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आपका 2 होगा। नेक्स्ट है 40, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से क्या गलत है? ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट फंक्शनल लेवल, नॉट स्पीसीज एज सच, सही है। आ स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन ट्रॉपिक लेवल, बिल्कुल सही है। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑल पिरामिड ऑफ द नंबर ऑफ एनर्जी बायोमास, आप गलत हो गया यार ये तो ना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपका पिरामिड ऑफ द नंबर सही सीधा होगा, एनर्जी का सीधा होगा, बायोमास का सीधा होगा, ये तो सही है भाई। एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल इज मोर देन ओके, चौथा गलत है आपका, ठीक है। चलिए, पीछे तो फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल आर ऑक्यूपाइड बाय स्पैरो, स्पैरो 2 जगह करेगी, एक तो जब सीड खाएगी और जब इंसेक्ट खाएगी, तो वो आपकी T2 और T3 पर होगी, यानी कि वो हर्बीवोर भी हो सकती है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ऐसा कहीं है। 4th आपका आंसर हो गया। Some species have evolved the ability to regulate but only over a limited range of environmental condition. कुछ स्पीसीज आपकी इवोल्व होती हैं, रेगुलेट करती हैं कुछ, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम तक, उसके बाद वो कंफर्म करती हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना। जब तक उन पे चलता है चलाती है, उसके बाद कंफर्मेशन करती हैं, कंफर्म करती हैं, तो ये आंसर है 2। मोस्ट लीथल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूवीसी होता है, इसमें कोई बात नहीं है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इनलैंड वाटर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इनलैंड में 5 लेस देन 5, ध्यान रखना, ठीक है ना, याद कर लेना, एनसीईआरटी में है ये भी। नेक्स्ट है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेप्टेशन ऑफ ए डेजर्ट प्लांट, इनमें से कौन सी जो है वो डेजर्ट प्लांट की एडेप्टेशन नहीं है? नहीं है पूछा है, हाँ। हैविंग नो लीव्स, हैविंग कैम पाथवे, थिक क्यूटिकल ऑन बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन तो वो बनाता है आपका राइजोबियम। The figure given below is diagrammatic representation of response of organism to abiotic factor. Find out A, B, C क्या है? तो भाई A तो आपके जो वो हैं रेगुलेटर वो हैं, B कन्फर्मर हैं, और C आपके पार्शियल रेगुलेटर हैं। देख लो कहाँ है, C पार्शियल रेगुलेटर हैं और आपका B जो है वो कन्फर्मर है। ऐसा कहाँ होगा? आंसर होगा 4, ठीक है ना। A आपका रेगुलेटर है, ग्राफ बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप वहाँ से देख लेना। आउट ऑफ टोटल इंसिडेंटल सोलर रेडिएशन, ISR से फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कितना लेता है? 50%, ठीक है। और इसका फिर आगे 2%, 10% आगे जाता है। नेक्स्ट, रूल स्टेट्स दैट, कौन सा रूल बताता है? दैट मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्ब, एनसीईआरटी में लिखा है, एलन रूल की बात हो रही है, ठीक है ना। जो आपके कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले मैमल्स होते हैं, उनके जो शॉर्टर ईयर लिम्स वगैरह होते हैं, छोटे हो जाते हैं, एरिया कम कर लेते हैं, सरफेस एरिया, अच्छी बात है। विद रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल आर, ज़्यादातर एनिमल इन्वायरमेंट बदलने के साथ साथ क्या करते हैं? एबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट इंटरनल, नहीं ऐसा तो नहीं कर पाते। अनेबल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट, सस्पेंड देयर ग्रोथ, अंडरगोइंग हाइबरनेशन, नहीं दूसरा होगा। तो भाई मेंटेन नहीं कर पाते ज़्यादातर, क्योंकि मेंटेन तो भाई बर्ड और हम ही कर पाते हैं, मैमल्स। नेक्स्ट है कंसिडर 3 स्पीसीज A, B, C are एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टैसिस, B कैन नॉट मेंटेन होम्योस्टैसिस, मेंटेन होम्योस्टैसिस अप टू ए सर्टेन लेवल। तो C तो हो रही है पार्शियल रेगुलेटर की बात, तो जहाँ भी पार्शियल रेगुलेटर हो उस पर C होगा, वो आंसर होगा। देख लो, A है यहाँ तो, A है यहाँ तो, A है यहाँ तो, सॉरी यहाँ तो C ऊपर जा रहा है इससे भी, ये आपका आंसर होगा चौथा। कुछ भी नहीं था इसमें ना, ग्राफ जो का तो बना हुआ है किताब का, ठीक है ना। तो वही पूछा है जो ऊपर था सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है जो डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करता है? ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। टेम्परेचर और सोयल मॉइस्चर जो है वो इसको रेगुलेट करते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। एनारोबिक कंडीशन जो होती हैं वो भी उसको रोकती हैं, और एरोबिक कंडीशन उसको प्रमोट करती हैं, ये सवाल बनते हैं, ठीक है। एक वहाँ लिखा हुआ है कि लिग्निन वाला जो आपका मटेरियल होता है वो देर में जो है उसका डिकम्पोजिशन होता है, और जो नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स का होता है उसका जल्दी होता है। ये 4 चीज़ें याद कर लेना वहाँ से। नेक्स्ट है 52, ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, ट्रॉपिक लेवल जो है कौन बनाता है? ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में होते हैं वो बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, इनमें से कौन सी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन नहीं है? इंटरनल ऑक्सीडेशन फैट का बिल्कुल है। इंक्रीज हार्ट पल्सेशन ऑन हाई एल्टीट्यूड, ये तो नहीं है फिजियोलॉजिकल। यूरिन कंसंट्रेशन कंगारू रैट की, ये फिजियोलॉजिकल है। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन फिश में, ये भी आपका होता है यार, ये याद कर लेना। वैसे
अगर किसी को नहीं पता हो तो फिश जो है उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन और ग्लिसरॉल वगैरह पाया जाता है, जो कि उनको ऐसे में रहने में मज़ा देता है, मतलब रख लेता है, वहाँ रह लेती हैं उसकी वजह से। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा सेकंड बैठेगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर डीकम्पोजिशन। तो ये आगे लिखा है कि फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, लीचिंग, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, और फिर लिखा है वो स्टेप ऑपरेट साइमल्टेनियसली। तो यार ये सही है, एनसीईआरटी में लिखा है कि ये तीनों स्टेप जो होते हैं, ऐसा नहीं होता भी ये एक के बाद एक चलता है, साइमल्टेनियसली एक एरिया में लगातार चलते रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं है इसके बाद यही होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बर्गमैन रूल, बर्गमैन रूल के अकॉर्डिंग, बर्गमैन रूल आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो एक बार पढ़ते हैं क्या है। मैमल इन कोल्डर रीजन हैव शॉर्टर ईयर, ये तो ऊपर हो गया है। मैमल एंड बर्ड इन कोल्डर रीजन आर लार्जर इन साइज, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये है बर्गमैन रूल। मेरे याद है तो आप भी कोशिश करना यहाँ से लर्न कर लेना, ठीक है, यही है बर्गमैन रूल, तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। जो कोल्डर रीजन में रहते हैं मैमल और बर्ड, उनके साइज लार्ज होते हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमस। ह्यूमस आपका डार्क कलर का अमोर्फस सब्सटेंस होता है, सही है। कोलोइडल होता है, सही है। स्लाइटली एसिडिक, सही है। तो सारे ही सही हो गए, तो इसका मतलब फोर्थ आपका आंसर होगा। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट शोज द पिरामिड ऑफ बायोमास इन लेक इकोसिस्टम। देखो भाई, लेक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो थोड़ा सा स्पिंडल लाइक चल जाता है, ये आप याद रखोगे, ठीक है, याद कर लेना। तो इसका आंसर जो है स्पिंडल सी वाला होगा, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे क्या दिया है, ए बी सी डी, ओके, सी है बस, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है 58 इन डीप ओशियन द इन्वायरमेंट इज परपेचुअली डार्क, ओके, एंड इट्स इनहैबिटेंट आर नॉट अवेयर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्हें पता नहीं है, अंधेरे में रहते हैं, वहाँ पर सन नहीं है, वहाँ एनर्जी का सोर्स क्या होगा। तो भाई वहाँ एनर्जी का सोर्स आपका हाइड्रोथर्मल वेंट्स होंगी, क्योंकि वहाँ रॉक मिनरल वेदरिंग ये तो है ना, डिकम्पोजिशन नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं, वहाँ तो नहीं है फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ एनर्जी कहाँ से आएगी, हाइड्रोथर्मल वेंट से आएगी। द ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर ओवर सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो टेम्परेचर किधर से किधर कम ज़्यादा होता है, मतलब ऐसा सवाल है, तो देखते हैं क्या है। प्रोग्रेसिवली बढ़ता है इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल, गलत हो गया है। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली पोल टुवर्ड इक्वेटर, गलत हो गया है। इंक्रीज प्रोग्रेसिवली पोल टुवर्ड इक्वेटर, सही है। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली प्लेन टू माउंटेन टॉप, प्लेन टू माउंटेन टॉप, सही है। तो दो स्टेटमेंट सही हो गए, इसका मतलब आंसर आपका होगा 2। नेक्स्ट है आपका 60 मैच द फॉलोइंग कॉलम करेक्टली। फॉलोइंग कॉलम को आप करेक्टली मैच कीजिए। तो भाई मैच करना है, देख लो क्या क्या मैच करना है। जू प्लैंकटन सस्पेंडेड डेवलपमेंट करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है डायपोज, ए का हो गया 4, ठीक है। और कंगारू रेड करता है इंटरनल, सी का हो गया 1, ए का 4, सी का 1, बी आपका आंसर बैठ रहा है मेरे हिसाब से, बी का 3rd। बियर क्या करता है, हाइबरनेशन, सही है। कंगारू ये क्या करती है, भागती है, तो यही आपका आंसर हो गया ना, डी का हो गया 2nd, सही हो गया, 2nd आंसर है, ठीक है। ये आपको याद करना है, मैच करा लेना एक बार जरूर। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जब नीचे पानी में घुलकर जाते हैं उसे क्या कहते हैं, जो प्लांट को या किसी को अवेलेबल नहीं होते, वो लीचिंग कहलाता है, कुछ नहीं करना है। विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ लिंक बिटवीन 2 इकोसिस्टम, इनमें से कौन जो है वो 2 इकोसिस्टम का लिंक नहीं है। एक पत्ती जो है नीचे गिर गई है पॉन्ड में, ओके। अ फिश इज ईटन बाय बर्ड, अ फिश इज ईटन बाय मैन, सही है ये तो। ग्रास इज ईटन बाय गोट, तो इकोसिस्टम से ग्रास बकरी खा रही, तो इसका क्या लिंक हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो डी इसका आंसर होगा। सॉरी, नीचे दिया है, ओके, ओनली डी हो गया ये। नेक्स्ट है हाउ मच कार्बन इज फिक्स इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली। तो ये लिखा हुआ है, आपको याद करना है किताब से, 4 × 10⁻13 किलोग्राम, ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट है 64 इन फॉस्फोरस साइकिल प्लांट एब्जॉर्ब फॉस्फोरस इन विच फॉर्म। तो प्लांट जो है वो एनसीईआरटी से बाहर की बात है, ऑर्थोफॉस्फेट फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करते होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेग्लिजिबल गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। तो भाई ये तो सीधी बात है, गैसेस एक्सचेंज फॉस्फोरस का नहीं होता, ये भी लिखा हुआ है बुक में। यहाँ 66 यहाँ पूछा है कि ये फोटो बना हुआ है, इस फोटो में क्या है, इन द गिवन कार्बन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट ए एंड बी। ओके, ए कहाँ है, ओके ये रहा, बी क्या है, यहाँ ऊपर जा रहा है। तो बी तो एनिमल CO2 छोड़ रहे हैं, नहीं रेस्पिरेशन हो रहा है, और ए एनिमल मर रहे हैं, प्लांट भी मर रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं, डिकम्पोजिशन में डेट्राइटस बना रहे हैं। तो ए डेट्राइटस है, कहाँ गया, ये रहा, और बी रेस्पिरेशन, तो दूसरा आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वोयर फॉर कार्बन, कार्बन के लिए रिजर्वोयर कौन है, सब जगह कार्बन मिलता है, फॉसिल फ्यूल में भी, ओशियन में भी, एटमॉस्फेयर में भी, 4th होगा। मेजर रिजर्वोयर फॉर कार्बन इन नेचर, ज़्यादातर आपकी, मैं तो मानता नहीं, ओशियन में भी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
ये यार कंफ्यूजिंग हो गया, मैं भी गायब हो गया मेरा तो शायद। मेजर रिजर्व ऑफ कार्बन इन नेचर इज दैट इज ओशियन, ठीक है, एक बार देख लेना ध्यान से। मे बी एटमोसफेयर, ओ एक बार डाउट में आ गया यार, मेरा खुद का गायब हो गया, ठीक है। मे बी एटमोसफेयर ही है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है पर फिर भी तो देख लेना ध्यान से। नेक्स्ट है आपका 69, इसमें लिखा हुआ है क्या हो रहा है, बी सी क्या है, ए बी सी पूछा है, ओके। तो भैया प्रोड्यूसर्स जो हैं ये सी मतलब मर रहे हैं, इसका मतलब ए प्रोड्यूसर, ए क्या हो गया आपका, वो तो हो गया डिकम्पोजिशन, डेट्राइटस बन रहा है। और ये बी क्या है, बी का बी नीचे आ रहे हैं, तो भाई बी जो है वो एनिमल होंगे, मे बी कंज्यूमर होंगे, तो डिकम्पोजिशन कंज्यूमर का होगा। बाद में आपका जो सी है वो लिटरफॉल है, ये मर रहे हैं, ठीक है, सही है, हाँ ठीक है। तो डेट्राइटस का जो है वो डिकम्पोजिशन हो रहा है नीचे, तो ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है ना, सही है। लियानाज क्या होते हैं, तो लियानाज आर वुडी क्लाइंबर, ये पहली बात तो ये ध्यान रखना, लियानाज क्या होते हैं, वुडी क्लाइंबर्स जो हैं उनको लियानाज कहते हैं। ज़्यादातर ये कहाँ मिलते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे क्योंकि वहीं वुड्स हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, हाउ डज स्पीसीज डाइवर्सिटी चेंज एट लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड लेवल। इंक्रीज फ्रॉम लो एल्टीट्यूड लेटीट्यूड टू हाई गलत हो गया है, इंक्रीज फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो गलत है, इंक्रीज फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई गलत हो गया, डिक्रीज फ्रॉम लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड एंड फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो, बिल्कुल सही, चौथा आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका 72, सोयल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सोयल को भैया ध्यान रखना है ऑर्गेनिक मैटर में कम होती है, ठीक है ना, वहाँ रेट ऑफ लीचिंग हाई होता है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्रेजेंट नियर टू द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के पास भाई कौन होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, इक्वेटर के पास तो यही है, ठीक है ना, टेम्परेचर वगैरह सेट रहता है बिल्कुल, तो वहाँ ट्रॉपिकल होगा। विच ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, तो ये याद करने वाली बात है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, वेल्ड इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेरकस और ओक स्पीसीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ, तो भाई ये स्पीसीज कहाँ का डोमिनेंट कंपोनेंट होता है, ये भी एक बाहर का सवाल है जो कि नहीं आता है, इसका आंसर होगा आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 76, ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी का बना हुआ है, इसमें पूछा है क्या, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग डायग्राम विच बायोम शो मिनिमम रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर, तो भाई इनमें साफ साफ दिख रहा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिनिमम रेंज है इतनी, बस इससे ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है, तो आंसर आपका होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर, फिर से फिगर है ए टू एफ, ओके आइडेंटिफाई टेम्परेट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट फ्रॉम मार्किंग ए टू एफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो भैया ये आपको एनसीईआरटी में याद होगा, ये आपका ई तो है कॉनिफेरस और डी है टेम्परेट, तो डी टेम्परेट हो गया और ई कॉनिफेरस, डी ई हो गया, ओके आंसर हो गया 3rd, ये याद कर लेना एनसीईआरटी से, कभी ध्यान से देखो भी ना इसको आप, ठीक है। नेक्स्ट है 78, मैच द कॉलम, पैम्पास इनको मैच कराना है, ओके। वेल्स जो अभी आपने देखा था पीछे में आता है, डी का जो है 2 हो गया अफ्रीका, ठीक है। कई बार ना सवाल आपका सीधे सीधे लगा के ऐसे ही हो जाता है सीधा, मतलब ज़्यादा करना नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आपका हो गया ए, पैम्पाज आपका होते हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है। ये आपका बी जो हो गया स्टेपीज, बी आपका जाएगा यूरोप में, यूरोप एंड एशिया में। फिर हो गया आपका तसॉक्स, ये आपके हो गया न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो आपका हो गया ए का 3rd, बी का 1, ए का 3rd, बी का 1, ए का 3rd, बी का 1, यहाँ भी है, ओके यहाँ भी है। और फिर आपका हो गया सी का 4, सी का 4 यहाँ नहीं है, ओके फर्स्ट इज द आंसर, ये मार्क कर लेना। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ एपी कल्चर, अच्छा ये सवाल वहाँ क्या आ गया, तो ध्यान रखना यार, ये भी गलती होता है बहुत ज़्यादा। प्राइमरी प्रोडक्ट जो है ना एपी कल्चर की, हनी नहीं है, वैक्स है, बस यही गलती ना कर देना, हनी नहीं है वैक्स है, देख लो कहाँ हो गया, हनी इज़ अ प्राइमरी प्रोडक्ट गलत, वैक्स है प्राइमरी प्रोडक्ट, बस यही सही है, वैक्स प्राइमरी प्रोडक्ट है, हनी सेकेंडरी है, ठीक है। नेक्स्ट द एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिशिंग ऑफ द फिशरीज इंडस्ट्री आर कलेक्टिवली टर्म्ड है, तो फिशरीज के लिए ब्लू रिवोल्यूशन है, ये आप याद कर लेना, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। एक्वाकल्चर के लिए एमओईटी में क्या करते हैं, अच्छा ये वहाँ का सवाल है। एमओईटी में भैया करते ये हैं कि जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, उसको जो 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 आपकी गाय या जो कैटल होती है उसको एफएसएच लाइक हार्मोन देते हैं, जिसके अंदर सुपर ओवुलेशन होता है, उसके बाद जो एग्स होते हैं उनका आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराते हैं, फिर उनको नॉन सर्जिकली निकाल लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, और किताब में लिखा है 8 to 32 सेल में नॉन सर्जिकली निकाल लेते हैं, तो ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ लिखा है फर्टिलाइज एग इज कलेक्टेड एट 8 to 32 सेल, नो नीड ऑफ सर्जरी, बस हो गया सही, पहला ही सही है, क्योंकि दूसरे में देखो क्या दिया है, सर्जरी दिया है, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तो आपका पहला ही सही है, ठीक है ना। ये ध्यान से रखना, याद जो मैंने बोली है, एफएसएच लाइक हार्मोन पिछले साल पेपर में आया था।
82 सम टाइम नॉर्मल मेटिंग इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू इंडिविजुअल, के बीच में नहीं होती है, तो उसमें ऐसे में क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो नॉर्मल मेटिंग नहीं हो सकती तो इंसेमिनेशन करा दो, सीधी सीधी बात है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। विच इज नॉट ट्रू फॉर इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के लिए क्या ट्रू नहीं होता, तो इनब्रीडिंग से होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, सही है। इट इज़ डन बिटवीन द एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, नाउ कंटिन्यूस इनब्रीडिंग लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये तो सही है, ये भी सही है, मतलब पहले दूसरे वाला भी। इट कैन बी यूज ऑप्टेन प्योर लाइन इन एनिमल, तो गलत लिखा है, कांट भी यूज लिखा है ना, तो गलत हो गया। आप इससे प्योर लाइन बना सकते हो, जितना भी आप इनब्रीडिंग कराओगे तो प्योर होता चला जाएगा, ये ध्यान रखना, प्योर लाइन आ जाएंगे, हाइब्रिड कैरेक्टर समाप्त हो जाएगा लगभग 8 जनरेशन बाद। विच काइंड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज नॉट करेक्टली मैच विद इस यूटिलिटी, यहाँ लिखा है टू कंबाइन कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन, सही है। टू कंबाइन कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग, सही है। टू रिमूव इनब्रीडिंग डिफरेंस आउटक्रॉसिंग, सही है। तो सारे चारों ही सही हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखना। द वर्ल्ड्स हाईली प्राइज वूल यील्डिंग पश्मीना ब्रीड जो है भैया, बच्चों को जो है भेड़ लगता है, पर ये पश्मीना जो ब्रीड है कश्मीरी गोट से मिलती है, भेड़ से नहीं मिलती, तो ध्यान रखना कश्मीरी गोट होगा, है नहीं कश्मीरी गोट, ये नहीं गोट है बस इसमें, बाकी शीप क्रॉस ऐसा नहीं है, गोट ही है, तो ये कश्मीरी गोट ही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज ऑफ पोल्ट्री फॉर्म, तो पोल्ट्री फॉर्म में वायरल डिजीज जो होती है, बहुत अच्छा सवाल है, कई सालों से आता है, इसका नाम है न्यू कैसल डिजीज, याद कर लेना। नेक्स्ट है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में किसकी मेटिंग कराते हैं, तो वही दो अलग अलग स्पीसीज होती हैं उनकी मेटिंग कराते हैं। सुपर मेल एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन सेम ब्रीड, नहीं। एनिमल विद इन सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन, गलत। टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज, तो यही हो गया चौथा, ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज होती हैं रिलेटेड टाइप की, उनका कराते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्कर बी, वर्कर बी आपकी स्टेराइल फीमेल होती हैं, खत्म होगी बात, बस ये ध्यान रखना, थर्ड आंसर होगा। द इंसेक्ट थ्राइव्स ऑन मोरस एल्बा, ओके, मलबेरी पर जो इंसेक्ट रहता है वो कौन सा इंसेक्ट होता है, तो भाई शहतूत के पेड़ पर आपका मे बी लैक इंसेक्ट में भी रहता है, ठीक है ना यार, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सवाल है, एक बार देख लेना। लैक इंसेक्ट रहता है, सिल्क मोथ, मुझे कन्फ्यूजन है इनमें से ना, हाँ लैक इंसेक्ट ही रहता है, ठीक है, ये एक बार नोट कर लेना। नेक्स्ट है लैक इज प्रोड्यूस्ड बाय, लैक कौन बनाता है, तो लैक जो है भैया ध्यान रखना फीमेल ज़्यादा बनाती है और मेल कम बनाता है, ये सब सवाल आपके पेपर में नहीं आएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पर ये लैक का इंसेक्ट का सवाल एक बार मोरस एल्बा का मैंने भी पीछे कहीं पेपर में देखा था, तो इसको एक बार देखना ध्यान से, ठीक है ना। तो ये है आज के 90 क्वेश्चन, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आएंगे, बने रहेगा मेरे साथ, पूरी वीडियो देखते रहना। थैंक यू जिन्होंने पूरी देखी है उसके लिए धन्यवाद रहेगा, और आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, लगातार चैनल के साथ बने रहेगा, आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी, और दोस्तों को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।